नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के बारे में। जी हाँ, जेएलओ में आ रहा है हमारा ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग वाला पार्ट। तो बेसिकली जो ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग होता है ना, उसके लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। वो कहाँ से आता है, उसका जो बिल्ड होता है वो कहाँ से होता है, सीपीसी से होता है। जी हाँ, सीपीसी यानी कि जो हमारी सिविल प्रोसीजर कोड है, वहां से हम लेते हैं ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग वाले पोर्शन को। तो ये तो बात हुई हमारे कि भाई ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग कहाँ से आता है। और आप बोलेंगे सीपीसी क्या होता है, तो सीपीसी के जितने भी वीडियो हैं हमारे, सीपीसी के जितने भी वीडियो हैं वो अवेलेबल हैं कहाँ पर, अपने यूट्यूब पर। तो आप लोगों को क्या करना है, सीपीसी के वीडियोस को देख लेना है, जिससे कि हमको क्या पता चल जाएगा कि आखिर ये सीपीसी क्या होती है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक सीपीसी को नहीं पढ़ा है। ठीक है, बेसिकली सीपीसी की बात हो गई। जेएलओ की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो न्यू क्रिमिनल लॉ के वीडियोस हैं, न्यू क्रिमिनल लॉस के वीडियो, वो भी आपके लिए कहाँ पे अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जाके जरूर देखना चाहिए। ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉस देख सकते हैं, सीपीसी देख सकते हैं, लिमिटेशन देख सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं, इंटरप्रिटेशन के भी कुछ वीडियोस हैं, तो आप जाके वहां पर गो थ्रू कर सकते हैं कि आखिर उन वीडियोस में क्या दे रखा है। लेकिन जो आज हम फाइनली बात करेंगे हमारी इस वाली क्लास में बात करेंगे ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग के बारे में। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में क्या बोला जाता है, तो हिंदी में इसको बोला जाता है प्रारूपण, अभिहस्तांतरण, लेखन और अभिवचन। यहाँ पर जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो इजी नोट्स लेके आई हूँ, यानी कि इस पार्ट को हम किस तरीके से इजी वे में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि आखिर ये अभिवचन क्या होता है, प्लीडिंग क्या होती है। तो प्लीडिंग को इंग्लिश में बोलते हैं प्लीडिंग, और हिंदी में बोला जाता है अभिवचन। क्या बोला मैंने अभी आपको, अभी मैंने बोला अभिवचन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में प्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिंदी वालों के लिए अभिवचन लिखा होगा और इंग्लिश वालों के लिए प्लीडिंग लिखी होगी। अब हम देखेंगे कि आखिर ये अभिवचन क्या होता है, प्लीडिंग क्या होती है। सबसे पहले जो परिभाषा है, यानी कि जो डेफिनेशन होती है, वो कहाँ पर दी गई होती है। तो जो डेफिनेशन होती है वो बेसिकली कहाँ पर दी होती है हमको, ऑर्डर 6 रूल 1 सीपीसी में। ऑर्डर पढ़ के आए हैं हमने एक पूरी क्लास ली थी किस बारे में, कि भाई ऑर्डर्स क्या होते हैं। ऑर्डर को चार्ट के थ्रू देखा था कि किस तरीके से याद किए जा सकते हैं। तो देखिए, अभिवचन से तात्पर्य यानी प्लीडिंग का मतलब होता है वाद पत्र। वाद पत्र क्या होता है अभी हम देखेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेंट, यानी कि वाद दायर करते हैं। दो व्यक्ति होते हैं, वादी होता है, प्रतिवादी होता है। वादी जो अपनी बात कहता है कोर्ट में, वो वाद पत्र के माध्यम से कहता है। जनरल भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और लिखित कथन जिसको कि कहा जाता है रिटन स्टेटमेंट। अब ये रिटन स्टेटमेंट कौन जारी करता है, तो जी जो व्यक्ति वाद लाता है जिस व्यक्ति के खिलाफ, तो वो जो विरुद्ध वाला व्यक्ति होता है, वो जो अपनी बात रखता है, उसे कहा जाता है लिखित कथन, यानी कि रिटन स्टेटमेंट। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है कि आखिर वाद पत्र क्या होता है और लिखित कथन क्या होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, ए नामक व्यक्ति है, बी नामक व्यक्ति पर वाद लाता है। तो जो ए हो गया वो हो गया हमारा वादी, और बी हो गया हमारा प्रतिवादी। तो जो वादी है हमारा, ये क्या दायर करेगा, वाद पत्र दायर करेगा। और जो ये बी व्यक्ति है जो प्रतिवादी है, ये क्या दायर करेगा, लिखित कथन यानी कि रिटन स्टेटमेंट जारी करेगा। आई बात समझ में। तो फिर आगे बढ़ो, क्या बोल रहे हैं। अभिवचन का क्या मतलब होता है, प्लीडिंग। प्लीडिंग इसमें दो व्यक्ति होते हैं, वादी और प्रतिवादी। देखिए नीचे चार्ट बन रहा है। वादी जो है वो वाद पत्र दायर करता है और जो प्रतिवादी होता है वो लिखित कथन दायर करता है। अब हमको यहाँ पर याद करने वाली कौन सी बात हो गई, यहाँ पर जो हमारी बेसिकली याद रखने वाली चीज है वो होता है कि प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट दायर करता है, यानी कि वाद पत्र पेश करता है। और जो हमारा डिफेंडेंट होता है रिटन स्टेटमेंट जारी करता है, यानी कि लिखित कथन पेश करता है। आई बात समझ में।
तो प्लेंटिफ को किससे करेंगे, पी से, और डिफेंडेंट को डी से क्या करेंगे, मार्क करेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए अभिवचन का क्या उद्देश्य होता है। मतलब कोई भी चीज हो रही है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, एफआईआर होती है तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अभिवचन यानी कि प्लीडिंग जो की गई है उसका क्या इंटेंशन है, क्या उद्देश्य है उसका। तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं कि अभिवचन जिसको कि हम प्लीडिंग कहते हैं, प्लीडिंग कहा जाता है इसको, इसमें क्या होता है, वादों को स्पष्ट करना, यानी कि दो व्यक्तियों के मध्य जो विवाद था उसको स्पष्ट करना। ये आता है न्यायिक प्रक्रिया तेज करना, ये आती है कि भाई जो जुडिशियल प्रोसीडिंग वगैरह चलेगी उसको तेज कर सकते हैं। मुद्दों का निर्धारण करना, यानी जो भी मामले बने हैं, जो भी उसमें मुद्दे उठे हैं, किस किस तरीके का मामला था, कौन कौन सी चीजों को उठाया गया था, उन चीजों को यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। सत्य की खोज की जाती है, वो जो फैक्ट सामने आए उनसे सत्य निकाला जाता है। विलंब को रोकना, यानी कि अगर उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ के अगर निष्कर्ष निकल रहा है तो बिना किसी देरी के उसके कंक्लूजन पर आना और न्याय दिलाना। आप बोलेंगे मैम यहाँ पर ये सब चीजें क्यों लिखी है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आ जाता है अभिवचन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, ठीक है। या फिर कई बार कथन निष्कर्ष में आ जाता है कि भाई ये एक स्टेटमेंट दे रखा है प्लीडिंग के बारे में, एक ये दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये दोनों सही है, ये दोनों गलत हैं, या इनमें से एक सही है इनमें से एक गलत है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप कैसे इसका आंसर लगा पाएंगे। तो ये वाली बात की जाती है कि जो अभिवचन का उद्देश्य होता है ये सामने हमारे को पॉइंट दे रखे हैं। नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए ऑर्डर 6 सीपीसी के महत्वपूर्ण नियम, यानी कि जैसे कि अभी हमने देखा था कि ऑर्डर 6 में क्या बताया गया है कि भाई अभिवचन किस तरीके से, प्लीडिंग वगैरह किस तरीके से होगी। तो ऑर्डर 6 के जो महत्वपूर्ण रूल हैं वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि इनके थ्रू हमको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से प्लीडिंग वगैरह की जाती है। तो सबसे पहले ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको याद करने की एक ट्रिक है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब क्या हो गया, फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य, लेकिन हम जब यहाँ पर याद करेंगे तो इनके सबके अपने अपने अलग अर्थ निकलेंगे, यानी कि एफ का अपना अर्थ निकलेगा, ए का अपना अर्थ निकलेगा अलग, सी का अपना अर्थ निकलेगा, टी का अपना और एस का अपना। किस तरीके से अर्थ निकलेंगे ये भी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो एफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फैक्ट्स ओनली, यानी अभिवचन में केवल तथ्य ही होंगे, केवल तथ्य होंगे, कानून नहीं। इसका मतलब जो चीज जैसी हुई है वो वैसे पेश करनी है। जैसे कि मेरा विवाह दिनांक 7 जून को हुआ था, ये ऐसे फैक्ट लिखना है। अब वहां पे ये नहीं लिखना कि भाई इसके अंतर्गत कोई कानून की धारा जोड़ दी गई कि मैंने उसको धारा 8 में रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू, मतलब हिंदू विवाह अधिनियम के थ्रू धारा 8 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस तरीके से पॉइंट वगैरह नहीं लिखने हैं, बल्कि क्या लिखना है, फैक्ट लिखना है, ठीक है। एक्चुअल मटेरियल फैक्ट्स, केवल महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जाएंगे, अनाप शनाप बातें नहीं लिखनी, बिना बात के पुलिंदे भरने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है, केवल महत्वपूर्ण फैक्ट लिखने हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी पूर्व शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। अगर किसी तरीके की कोई कंडीशन वगैरह लगाई गई है तो आपको क्या करना होगा, उन शर्तों का उल्लेख करना होगा। आई बात समझ में। अब देखो ट्रू पर्टिकुलर्स, आवश्यक विवरण दिए जाएंगे। सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन, यानी हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा। किसी भी प्लीडिंग में कौन कौन से तथ्य होंगे, ये फैक्ट्स वाले पॉइंट होंगे, जैसा कि अभी अभी हमने देखा है। आई बात समझ में। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए फोर्थ पॉइंट में मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए कि प्लीडिंग के सामान्य नियम क्या है, जनरल रूल कौन कौन से आते हैं हमारी प्लीडिंग के अंतर्गत। तो सबसे पहले आता है तथ्य लिखो कानून नहीं। अभी अभी हम पढ़ के आए थे इंपॉर्टेंट, पहले हमने क्या देखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से रूल्स को इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले कहा गया तथ्य लिखो कानून को मत लिखो। किसी भी तरीके की कोई धारा वारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट लिखना है। मटीरियल फैक्ट्स लिखने हैं, एविडेंस वगैरह नहीं लिखने हैं कि भाई ये साक्ष्य था ये साक्ष्य नहीं था। कंडीशन प्रेसिडेंट वगैरह लिखनी है, डिपार्चर वगैरह लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट को, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को डिनाइल किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, ये चीजें लिखनी है। डॉक्यूमेंट का क्या इफेक्ट हुआ है ये लिखना है। मेंटल कंडीशन लिखनी है। नोटिस हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना आवश्यक है। 11 रूल तो ये हो गए। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि सबसे पहले रूल 2 से स्टार्ट किया था इसको हमने, 5 और 6 में कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में कहा था,
रूल 7 ने डिपार्चर के बारे में कहा है, 8 ने कॉन्ट्रैक्ट का डिनाइलर के बारे में कहा है, 9 ने कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट कहा है, 10 ने मेंटल कंडीशन के बारे में कहा है और 11 ने कहा है नोटिस, हस्ताक्षर, सत्यापन आवश्यक। देखिए आप जाने वाले हैं एग्जाम देने, तो एग्जाम में हमको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, बेसिकली ये पॉइंट वहां पे है। अगर आप वैसे प्लीडिंग को देखना चाहेंगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ते रहिए आराम से बैठ के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमको क्या करना है, जेएलओ जेडी का एग्जाम देना है 26 जुलाई को, तो बेसिकली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको याद करना है, इस टेबल को याद करना है, ठीक है। अब देखिए रूल 12 में क्या क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। रूल 13 कह रहा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में कहा गया है, ठीक है। रूल 14 कहता है साइन वगैरह के बारे में बता देंगे। रूल 14 ये कहता है एड्रेस फॉर सर्विस कहाँ पर किया जाएगा उसके बारे में कह रहा है। रूल 15 कह रहा है वेरिफिकेशन वगैरह किस तरीके से करेंगे। रूल 16 कह रहा है स्ट्रिकिंग आउट प्लीडिंग्स, इनके बारे में बात कर रहा है। 17 कह रहा है अमेंडमेंट के बारे में और 8 कह रहा है फेलियर टू अमेंड, यानी कि संशोधन करने में अगर असफल हो जाते हैं तो क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली प्लीडिंग के ये जनरल रूल चलते हैं जिनके ऊपर प्लीडिंग आधारित होती है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभिवचन पर हस्ताक्षर रूल 14 में क्या क्या कहा गया है कि किस तरीके से इसमें हस्ताक्षर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, साइन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने एक डायग्राम के थ्रू बनाने का प्रयास किया है कि जो अभिवचन होता है यानी कि प्लीडिंग होती है, प्लीडिंग जो होती है हमारी उस पे हस्ताक्षर करेगा। कौन कौन हस्ताक्षर करेंगे, तो हस्ताक्षर जो करेंगे वो करेंगे पक्षकार कर देंगे और अधिवक्ता करेगा, यानी कि जो पार्टीज होगी और जो एडवोकेट्स होंगे वो अभिवचन यानी कि प्लीडिंग पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर पक्षकार अगर अनुपस्थित है यानी कि प्रेजेंट नहीं है, आ नहीं पा रहा है, तो कौन व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, तो उसके जगह पर जो व्यक्ति अधिकृत है, जिसके उसकी जगह पे जो व्यक्ति ऑथराइज्ड है वो व्यक्ति क्या करेगा, साइन करेगा। केवल हस्ताक्षर ना होने से वाद पत्र खारिज नहीं होगा, यानी कि प्लेंट खारिज नहीं हो जाएगी यदि हस्ताक्षर नहीं हुआ तो। ये बात होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या वाद पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो प्लेंट खारिज हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। हमको बेसिकली यहाँ पे कौन सी बातें करनी है जिससे कि हम एग्जाम देने आसानी से जा सके। अब देखिए 6th पॉइंट क्या बोल रहा है, 6th पॉइंट बोल रहा है अभिवचनों पर सत्यापन, ठीक है, किस तरीके से किया जाएगा इसको। तो देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस प्लेन टेक्स्ट क्या होगा इसके अंतर्गत, वो भी मैंने एक चार्ट के थ्रू कि किस तरीके से उसको सत्यापित किया जाएगा। तो अभिवचन को किया जाएगा सत्यापन, किस तरीके से वेरीफाई वगैरह किया जाएगा कि कौन सा तथ्य व्यक्तिगत ज्ञान से है, कौन सा सूचना या विश्वास पर है, हस्ताक्षर, स्थान और तिथि, इस तरीके से ये वेरिफिकेशन होगा सत्यापन करने के लिए। क्या क्या किया जाएगा कि कोई व्यक्ति बोलेगा ये मेरी नॉलेज में थी, ये बात मेरी नॉलेज में थी और कौन सी सूचना, ये मुझे कहीं से सूचना मिली, ठीक है। यानी कि देखिए ये ए नामक व्यक्ति है, बी नामक व्यक्ति पर वाद लाता है, बी नामक व्यक्ति पर वाद ला रहा है, तो ये बोलता है कि भाई मेरी पर्सनल नॉलेज पे था, मेरी पर्सनल नॉलेज पे था कि वो घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकला, मैंने उसको बाहर जाते समय देखा, लेकिन मुझे सूचना मिली, किसी से सूचना मिली कि वो ट्रेन से, बस से नहीं, ट्रेन से क्या जा रहा है, उज्जैन जा रहा है, ऐसे। तो ये सूचना मिली, मेरे को खुद को नहीं पता था लेकिन किसी ने मुझे सूचित किया। फिर उसके बाद उस पर हस्ताक्षर यानी कि साइन हो जाएंगे, उसके बाद प्लेस आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, तिथि आ जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है एफिडेविट एग्जाम पॉइंट, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, पर्सनल नॉलेज कि भाई मुझे कौन सी चीज पर्सनली पता थी, इंफॉर्मेशन बिलीव्ड ट्रू यानी कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन मिली थी, सिग्नेचर कैसे थे, प्लेस क्या था, डेट क्या थी और एफिडेविट पे पेश किया गया था। आपको कौन सी चीजें याद करनी है, ये देखिए आज की जो क्लास है बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ पर केवल एग्जाम से रिलेटेड पॉइंटों की बात की गई है जिससे कि आप ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग को लेके कंफ्यूज नहीं हुए कि ये एक अलग से सब्जेक्ट है और मुझे इसमें इतना सारा पढ़ना है। केवल आपका माइंड हल्का करने के लिए ये क्लास लेके आई गई है और यहाँ पर केवल वही पॉइंट ले गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जेएलओ के जो भी बच्चे हैं, जेडीए के जो भी बच्चे हैं जिनके पास अगर मैटर अवेलेबल नहीं है इससे रिलेटेड तो आप उनको बता सकते हैं। अभिवचन में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाएगा, जो प्लीडिंग हमारी हुई है
उसमें हमको अगर किसी भी तरीके का संशोधन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो दो प्रकार से हो सकता है, अमेंडमेंट रूल 16 के थ्रू और रूल 17 के थ्रू, नेसेसरी वॉलंटरी और फिर अमेंडमेंट। यानी कि नेसेसरी वॉलंटरी अमेंडमेंट जो होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए रूल 16 कब काटा या संशोधित किया जा सकता है। तो प्लीडिंग हटेगी या संशोधित होगी, कब होगी, देखिए अभी बताते हैं आपको। यदि अनावश्यक या तंग करने वाली बातें हो, मुकदमे में देरी करे, न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो। यानी कि किसी भी प्लेंट को हम संशोधित कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, कब, यदि कि वो उसमें ऐसी बातें हैं जो अनावश्यक हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी, मामले की परिस्थितियों को तंग करने वाली है, परेशान करने वाली है। दूसरी मतलब इस तरीके की बातें लिखी गई जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल वो जो मुकदमा हमारा चल रहा है उसको देरी करेगा। इसके बाद बोल रहे हैं न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग, मतलब जो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग का गलत तरीके से यूज करने के लिए वो प्लेंट दायर की गई है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अब देखो रूल 17 संशोधन की कौन कौन सी शर्तें हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक निकाली गई है, RNI, यानी कि रियल डिस्प्यूट क्लियर हो, नो हार्म टू अपोजिट पार्टी, इनजस्टिस रोकने हेतु आवश्यक हो। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई संशोधन करने के लिए क्या होनी चाहिए, शर्तें होनी चाहिए। कैसी शर्तें होनी चाहिए कि रियल ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए कि जो मेन जो भी उसका वो होगा ना डिस्प्यूट, विवाद, वो क्लियर हो जाए, यानी कि रियल डिस्प्यूट क्लियर, यानी कि जो भी हमारा मेन मामला होगा वो सामने आना चाहिए। ठीक है, इस जो भी हम संशोधन करेंगे उससे मेन मामला सामने आना चाहिए, बेसिकली ये वाली बात कर रहा है। फिर बोल रहा है नो हार्म टू अपोजिट पार्टी, मतलब संशोधन इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जो हमारी अपोजिट पार्टी है उसको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। फिर उसके बाद इनजस्टिस रोकने हेतु आवश्यक, मतलब संशोधन ऐसा होना चाहिए जिससे कि भाई क्या हो, इनजस्टिस रुक जाए। तो देख लेते हैं अमेंडमेंट अलाउड कैसे करता है। रियल इशू होना चाहिए, नो हार्म होना चाहिए, नेसेसरी फॉर जस्टिस। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कि हेल्पफुल हो जाए। कैसे कि भाई डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया भाई रियल इशू सामने आना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होना चाहिए, और नेसेसरी फॉर जस्टिस यानी कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है वो आवश्यक होनी चाहिए। अब कह रहे संशोधन कब अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि जो संशोधन किया गया है कब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कब स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूल कहाँ पर बता रखा है, 18 के अंतर्गत। तो रूल 18 में क्या बताया गया है, इसकी भी एक ट्रिक निकाली गई है, FBNP, यानी कि फिक्स टाइम में संशोधन नहीं। ठीक है, अगर संशोधन फिक्स टाइम में नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बैड फेथ, गलत विचार से किया गया है तो नहीं करेंगे। नेचर ऑफ सूट बदल जाए, मान लीजिए कि जो वाद की प्रकृति थी वो ही बदल जाए तो फिर क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, जी नहीं करेंगे। सिविल प्रकृति का वाद है और परिस्थितियां ऐसी कर दी कि वो क्रिमिनल में पहुंच गया तो फिर क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। प्रेजुडिस टू अपोजिट पार्टी, ये देख लीजिए। फिर कह रहा है एक चार्ट के थ्रू हमने समझाया कि अमेंडमेंट कैसे रिजेक्ट होगा, टाइम डिले हो गया, बैड फेथ इंटेंशन था, नेचर चेंज कर दिया और प्रीजुडिस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है तो संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि वो अस्वीकार हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महत्वपूर्ण निर्णय। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें है सबसे पहले सूरज प्रकाश बसीन केस। क्या कहा गया था, वास्तविक विवाद तय करने हेतु संशोधन सामान्यतः स्वीकार होगा। इसका मतलब क्या कहा गया है कि अगर वास्तविक विवाद आपने तय करना है, डिसाइड करना है, तो आप संशोधन को एक्सेप्ट कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर बोल रहा है प्रभावती देवी का जो केस था उसमें कहा था कि नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, इसमें क्या कहा गया आपको कि नया कॉज ऑफ एक्शन नहीं जोड़ेंगे। विक्रम सिंह के केस में कहा गया था कि यदि दूसरे पक्ष को गंभीर हानि नहीं हो तो संशोधन स्वीकार हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि दूसरे पार्टी को हार्म नहीं होना चाहिए, वही वाली बात बोल रहा है कि भाई अगर दूसरे सामने वाले पक्षकार को गंभीर हानि नहीं हो रही है तो आप संशोधन को एक्सेप्ट कर लेंगे। किसान कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री केस, तकनीकी आधार पर न्याय नहीं रोका जाना चाहिए। देखिए ये कुछ ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस थे जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इसको एक अगर अपन एक पेज पे रिवीजन देखते हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं तो वो इस तरीके से हो सकता है कि प्लीडिंग हमने कहाँ देखी थी, ऑर्डर 6 के अंतर्गत देखी थी। कहाँ पर देखी है, ऑर्डर 6 में देखी है। प्लीडिंग यानी कि अभिवचन,
कौन कौन व्यक्ति होते हैं? प्रेरित होता है, यानी कि वादी जो करता है वाद पत्र दायर, वाद पत्र दायर करता है। रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन दायर करता है। चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं इसको। इनका उद्देश्य क्या होता है? स्पीड तय करना, सच सामने लाना, न्याय करना, वेरिफिकेशन करना। रूल 15 में क्या कहा गया है? अमेंडमेंट वाली पोजीशन कही गई है। रूल 16 में कहा गया नेसेसरी होना चाहिए। रूल 17 कहता है वॉलंटरी होना चाहिए। और रूल 18 में रिजेक्शन वगैरह के बारे में बात की गई। ठीक है, अब इसके लिए हम देख लेते हैं जेएलओ एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन, यानी कि कौन कौन से रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक पॉइंट से समझते हैं तो क्या निकल सकता है इनका मतलब। रूल 1 क्या बोल रहा है? प्लीडिंग डेफिनेशन। सबसे पहले प्लीडिंग की जो डेफिनेशन दे रखी है, कई बार पूछ लिया जाता है वाद पत्र की परिभाषा या अभिवचन की परिभाषा कहाँ पर दे रखी है, तो आ गया हमारा रूल नंबर 1। फिर इसके बाद रूल 2 कह रहा है फैक्ट्स नॉट लॉ एविडेंस, यानी कि तथ्य होनी चाहिए, लॉ भी नहीं होना चाहिए और एविडेंस भी नहीं लिखा जाना चाहिए। 14 सिग्नेचर के बारे में बात कर रहा है। 15 वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। 16 स्ट्रिक आउट के बारे में बात कर रहा है। 17 में अमेंडमेंट किया जा रहा है और 18 में रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से ना इसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट करके याद कर सकते हैं। बेसिकली जो कन्विंसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग वाले, उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो इसी ऑर्डर से और इन्हीं रूल्स के थ्रू बनते हैं। तो मैं आपके लिए एक ओवरव्यू लेके आई हूँ जिससे कि क्या करें, आपके लिए आसानी हो जाए कि भाई हम किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है हमारे साथ में। और अगर किसी को एपीओ के नोट्स चाहिए तो बहुत बेसिक अमाउंट में 500 में डीलो लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल होगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। 3000 में पूरा कोर्स है एपीओ का लॉ का, जिसमें कि क्या कर सकते हैं, आपको वीडियोस भी अवेलेबल मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स ऐसे होंगे जिनकी पीडीएफ आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जेएलओ से रिलेटेड एक ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग का, कई बार स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग कैसे पढ़नी है, तो बेसिकली मैं एक एग्जाम ओरिएंटेड एक क्लास लेके आई हूँ ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग की, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप अपना जो भी तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।